जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहा हूं और वो है कि संसद और न्यायपालिका में यदि टकराव होता है तो संविधान में क्या स्थिति है। तो संविधान में संसद को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है या न्यायपालिका को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों के होते हैं और आप सभी लोगों ने किए हैं। तो अपन इसके लिए एक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा और 1951 संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के बाद जो स्थिति बनी और उस स्थिति में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन करने की संसद की शक्ति है, क्या वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत हो या उन्हें न्यून करती हो। अगर करता है, अगर संसद ऐसी विधि बनाता है तो जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 226 में क्या कर सकता है, जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून या विधि बनाई गई है जो मूल अधिकार से संगत है, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस संबंध में एक प्रश्न जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में आया, तो उस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन करने की संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। फिर उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का मामला आया, उसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगभग यही बात दोबारा भी दोहराई। फिर उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में जो जस्टिस सुब्बाराव जी थे, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी विधि है। इसलिए संसद को किसी भी तरह से मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर इस प्रकार से शक्ति प्रदान की जाएगी तो क्या हो जाएगा कि एक नई संविधान सभा बनानी पड़ेगी। एक नई संविधान सभा के द्वारा ही इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार में केवल संविधान सभा द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संसद अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए 1971 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस जजमेंट के प्रभाव को दूर करने के लिए संविधान संशोधन किया और 24वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। ये संशोधन किया गया। इसलिए जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाले मामले का जो जजमेंट था वो क्या कर दिया गया, उसके प्रभाव को दूर कर दिया गया। इसके बाद केशव नंदन भारती वर्सेस केरल राज्य का जो मामला आता है, उस मामले में आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का भी जिक्र किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो प्रदान की जा सकती है, यह मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति तो प्रदान की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए या मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशव नंदन भारती वर्सेस केरल राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में संसद ने पुनः अनुच्छेद 368 क्लॉज 4, अनुच्छेद 368 क्लॉज 5 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 क्या कहता है कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उसको न्यायालय में किसी भी तरह से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और 5वां क्या जोड़ दिया गया कि जो संसद की विधायी बनाने की शक्तियां हैं, उसमें जो संशोधन करने की शक्ति है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी तरह से बंदिश नहीं लगाई जाएगी, कोई भी रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। एब्सोल्यूट पावर होगी संसद के पास संशोधन करने की। तो इसमें चौथे और 5वें में का जो क्लॉज था, उस दोनों क्लॉजों में संसद ने एक प्रकार से अपनी शक्ति को
सर्वोच्च रखने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है और वो होती है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ये कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाती है, उस कानून की संवैधानिकता की जांच करना। तो चौथा और पांचवें क्लॉज में कुल मिला के ये जोड़ दिया गया कि आप न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार की संसद की शक्ति को रोका नहीं जाएगा या उनको कम नहीं किया जाएगा। एब्सोल्यूट पावर होगा संसद को संशोधन करने की शक्ति। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 368 क्लॉज 5 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए 368 क्लॉज 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि संसद को इस प्रकार से कोई शक्ति नहीं है कि वो आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने का प्रयास करे या कम करने का प्रयास करे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है, जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसकी शक्ति ज्यादा है। यहाँ क्या समझ में आता है सही कि विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए तो हमारे संविधान में न्यायपालिका है और न्यायपालिका क्या कर सकती है, विधायिका के विधायिका द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। अगर वो संविधान के अनुसार है तो उस विधि को वैध रख सकती है और अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, मूल अधिकार को नष्ट करती है या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करती है, तो ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका की है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कई लोगों का, क्या न्यायपालिका किसके अधीन होती है? न्यायपालिका पर भी कोई बंदिशें हैं क्या बंदिशें लगाई जा सकती हैं? तो याद रखिएगा कि न्यायपालिका संविधान के अधीन है। न्यायपालिका को भी संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है। कुल मिला के विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका अपना कार्य करती है जुडिशियल रिव्यू के आधार पर, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर। और न्यायपालिका की शक्तियां जो होती हैं वो किसके अनुसार होंगी, संविधान के अनुसार होंगी और संविधान के अधीन होंगी।